बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम मुख्तलिफ फार्मूलाज को इस्तेमाल करके अपनी शीट की कैलकुलेशंस और बेहतर तरीके से आ, आसानी के साथ डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम मुख्तलिफ बेसिक फार्मूलाज की हिरारकी को समझेंगे, उनके दरमियान कौन कौन से मुख्तलिफ ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं और इनके ऑपरेशंस की तरतीब क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बुनियादी तौर पर फार्मूलाज का काम क्या है। अभी तक जो चीज़ें हमने देखी थी कि किसी भी सेल के अंदर जब हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, लाइक मैंने A1 सेल के अंदर 55 एंटर किया और इसी तरह अगर B1 के अंदर मैं 60 एंटर कर देता हूँ, तो इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हम कोई से भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं कि हम आया कि इनको आपस में ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इनकी पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑपरेशंस हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेशन में कंप्लीट फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, उनके आपस में रिलेशंस क्या होते हैं और उनको यूज़ करते हुए आप किस तरह से कैलकुलेटेड शीट्स बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो बुनियादी तौर पर फार्मूला एक ऐसा टूल है जिसके दरमियान एक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पर अभी फ़िल वक्त आपको समझाने के लिए एक बेसिक फार्मूला यूज़ करता हूँ और उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। फ़र्ज़ करें इज़ इक्वल दिस A1 प्लस B1। तो ये देखें, A1 का मतलब है कि जो सेल A1 है उसको ऐड कर दिया जाए B1 के अंदर, तो जो भी आंसर आएगा वो इस फार्मूले के तहत एडिशन करने के बाद आपको मिल गया। तो ये एक बेसिक फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, जिसके अंदर सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, पावर, ये तमाम ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर मैं इनके सिंबल्स लिखूं, तो अरिथमेटिक का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेशन के अंदर जो हम बुनियादी रियाजी के उसूल इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम अरिथमेटिक बोलते हैं। और जो ऑपरेटर का मतलब है ऑपरेट कराने वाला, कि मसलन दो वैल्यूज़ के दरमियान आप जब किसी कनिंदे को इस्तेमाल करते हैं जो उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन पैदा करता है, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो अभी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर पहला ऑपरेटर है सम के लिए प्लस, इसी तरह दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, डिवीजन के लिए स्लैश, और प्रोडक्ट के लिए, या प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, स्टैरिक। और इसी तरह पावर के लिए पावर सिंबल। तो ये हमारे पास 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे और इनकी मदद से हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हैं जी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो हमेशा याद रखें, जब भी आपने किसी दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, तो जिस सेल के अंदर आपको आंसर चाहिए, जिस जगह पर आपने सॉल्यूशन लेना है, उस जगह पर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। और हमेशा फार्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल का साइन प्रेस करना होता है।
अगर आप नॉर्मली कोई वैल्यू एंटर कर देंगे तो वो वैल्यू कंसीडर होगी, लेकिन जब आप इक्वल का साइन ये वाला इंसर्ट कर देते हैं तो कंप्यूटर को आइडिया हो जाता है कि अब आप कोई फार्मूला लिखने लगे हैं। तो मैंने सबसे पहले इक्वल का साइन प्लेस किया, उसके बाद जिस वैल्यू को या जिस रेफरेंस को आप ऐड करना चाहेंगे, अभी हम सम को देखेंगे कि किस तरह से आप सम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा इज इक्वल A5, तो मैंने जस्ट क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो उसका जो रेफरेंस है या जो उसका नाम है वो उसने कोट कर दिया। अब आप ये प्लस का साइन डालेंगे यूं, फिर आप कहते हैं A5 को जमा करो B5 में, फिर इसको जमा करो C5 में, और C5 को जमा करो D5 में। तो ये हमने चारों सेल्स को ऐड कर दिया। तो देखें जिस कलर का यहाँ पर आपको डेटा नज़र आएगा उसी कलर के साथ आपका बॉक्स फिल कर दिया जाएगा और उसकी आउटलाइन का कलर सेम कर दिया जाएगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि A5 कहाँ पर लोकेट कर रहा है तो B5 कहाँ पर लोकेट कर रहा है। तो अब ये आपने रेफरेंसेस को जस्ट ऐड करना है। तो जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो आंसर आ गया 0। ठीक है, अब वापस जाएं A5 पे, अभी हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, लाइक हम कुछ लिखते हैं। मैंने लिखा 5, तो जैसे ही मैंने 5 लिखा तो ये देखें आंसर आपका 5 आ गया, क्योंकि बाकी 3 सेल्स के अंदर 0 है। 0 + 5 इज इक्वल टू 5। अब मैं सेकंड सेल के अंदर B5 के अंदर लिखता हूँ 10, तो आंसर इज 15। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8, 23। अब चौथे सेल में मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो फर्दर ऐड हो जाएगी, तो आ गया 73। तो ये है आपका समेशन का फार्मूला कि किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें अभी ये आपकी सिंपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये आपका आंसर बॉक्स है। तो वैल्यूज़ जहाँ पर आप पुट करेंगे वहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, और जिस जगह पर आपको आंसर चाहिए उस जगह पर आप अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये आपको अभी आंसर नज़र आ रहा है। अगर आप ऊपर फार्मूला बार में जाएं तो ये देखें आपको पूरा फार्मूला भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर साथ साथ फार्मूला मेंशन्ड होगा। और ये देखें जब आपने पूरा सम का फार्मूला यूज़ किया तो यहाँ पर उसका उसने फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया कि ये आप सम कर रहे हैं। तो ये है मेथड आपका एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना। इसी तरह अब फ़र्ज़ करें हम कुछ वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन आप कहते हैं इज़ इक्वल। अब चाहे तो जो पिछला आंसर था ये 73 जो है आप इसमें से माइनस करें, E5 में से माइनस करें A6, उसमें से माइनस करें B6, उसमें से माइनस करें D6, C6 और उसके बाद D6। तो अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली रो में 4 सेल्स को ऐड करके जो आंसर आया था उस आंसर में से ये तमाम सेल्स माइनस कर दिए। अब आप एंटर दबाएं तो अभी आंसर इज 73। क्यों? 73 में से हम 0 माइनस कर रहे हैं, ये सब 0 हैं। तो 73 में से 0 माइनस करें तो आंसर इज 73। लेकिन फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, तो देखें आंसर आ गया 70। अब आप यहाँ पर माइनस करते हैं 5, तो जैसे ही 5 एंटर किया तो उसने माइनस कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू एंटर करूँगा वो मज़ीद इसमें से माइनस हो जाएगी। मैं कहता हूँ 15, आंसर इज़ 50। अब 50 में से यहाँ पर जो चीज़ एंटर करूँगा, लाइक जो वैल्यू एंटर करूँगा, मैंने कहा 30, तो आंसर इज़ 20। तो इस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन कर ली। अब इससे आगे हम चलते हैं डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के लिए हमने कहा इज इक्वल, आप चाहे तो इन्हीं वैल्यूज में से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहते हैं इज इक्वल 30 D6 डिवाइडेड बाय A6। ठीक है, तो आप चाहे इसको और इसको डिवाइड कर लें, तो जस्ट आपने उन रेफरेंसेस पे क्लिक करना है और एंटर क्लिक कर देना है। तो अब चाहे आप पीछे से वैल्यूज बदल भी दें, लाइक इस 30 की जगह पे मैं कह देता हूँ
45, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे 45 कहा तो उसने इसका आंसर भी बदल दिया और 45 को 3 पे डिवाइड किया और आंसर आ गया 15। तो ये आपकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि आप उस फार्मूला में से क्या कैलकुलेशन करा रहे हैं। तो आपने वन टाइम फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद जब जब आप अपनी वैल्यूज़ बदलेंगे, लाइक मैं पहली वैल्यू बदलता हूँ, ये वाली जहाँ पे 5 लिखा था मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो देखें, जब 10 किया तो यहाँ पर था 73, तो वो हो गया 78। यहाँ पर आ गया 10 और ये सेम ही है क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ इन दो के साथ ताल्लुक है। तो जब आप इन दो को बदलेंगे फिर इसका आंसर बदलेगा। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इज इक्वल दिस C6 मल्टीप्लाई बाय A6। पहले हमने D6 को, ये वाली वैल्यू को डिवाइड कराया था इससे, अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रहे हैं इससे। तो आप एंटर क्लिक करें तो ये देखें 15 को उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर 15 की बजाय कर देता हूँ 25, तो देखें ये आंसर ज़ीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही थी। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने सम कराया, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन कराई, यहाँ पर हमने डिवीजन कराई और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कराई। इसी तरह आगे हम पावर फाइंड करवाते हैं। तो पावर के लिए इज इक्वल आप कहते हैं 5 रेज पावर 3 कि 5 की पावर 3, तो आंसर इज 125। तो अगर आप इसकी वैल्यूज़ बदलते जाएंगे तो आपके आंसर भी उसी रेशो के साथ चेंज होते जाएंगे। तो इसका एक्सेल के अंदर फार्मूला का फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही वैल्यूज़ के ऊपर मल्टीपल फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप इन फार्मूलाज को पिछले आंसर्स के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को चेक किया है। ये देखें, सब्ट्रैक्शन में हमने पिछले सम के आंसर में से इन वैल्यूज़ को माइनस करवा के भी देख लिया। तो ये है जी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये उसकी हमने सारी एग्जांपल्स भी देखी कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप करते हैं, जमा के लिए, माइनस के लिए, डिवीजन के लिए, प्रोडक्ट के लिए और पावर के लिए। अब एक्सेल किस उसूल के तहत काम करता है? अगर आप एक ही सेंटेंस या एक ही इक्वेशन के अंदर मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल जो है ये डी मैथ्स के उसूल पे काम करता है, जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। डी मैथ्स का मतलब ये होता है डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगी उसमें से सबसे पहले डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होगी और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होगी। मसलन यहाँ पर हमने कोई एक फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल आपने कहा दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब इस फार्मूले को ज़रा अच्छे से समझिएगा। आपने कहा कि ये वाला जो है, ये वाली वैल्यू A12 के अंदर इसको इसके साथ ऐड करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से ये माइनस करो और इसके साथ डिवाइड करो। ठीक है जी। अभी डिवीजन एरर आएगा क्योंकि आपको पता है इन सब का आंसर आएगा ज़ीरो, और ज़ीरो को अगर आप ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट का एरर आता है, जो कि उसने शो कर दिया। तो अभी ये एरर तब तक आएगा जब तक हम कोई वैल्यूज़ एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अब हम जैसे ही वैल्यूज़ लिखते हैं तो देखें, मैंने लिखा 5, 10, 10 या 15, उसके बाद आपने लिखा 5 और डिवीजन आपने करवा दी 2 के साथ। ठीक है, अब देखिएगा ये आंसर किस तरह से 152.5 आया। हमने फार्मूला क्या लगाया था, मैं इस फार्मूला को ज़रा बाहर लिख देता हूँ।
ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखें, हमने कहा था कि A12 ये जो वैल्यू है इसको इसके साथ जमा करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से माइनस करो और फिर इस पे डिवाइड करो। तो अगर आप इस तरह चलेंगे, जो ऑपरेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपका आंसर गलत आएगा। मसलन आपने करना है 5 + 10 कितना हो गया? 15। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 225। 225 में से 5 माइनस कर दें, 220। और 220 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 110। लेकिन आंसर क्या आया? 152.5। अब असल में ये उसने डी मैथ्स के असूल पे काम किया, इस पे काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या करना है? डिवीजन करनी है। तो डिवीजन किस किस की हो रही है? इसकी और इसकी। तो 5 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 2.5, 2.5। तो आंसर आ गया 2.5। अब उसके बाद उसने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पे हो रहा है? B12 को C12 से, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 10 को आप मल्टीप्लाई करें 15 से तो क्या आएगा? 150। मल्टीप्लाई भी हो गया। अब कहता है एडिशन करना है। एडिशन किस किस को करना है? इसको और इसको। मतलब ये जो 150 आया है, इसको इसके साथ ऐड करना है। तो क्या आएगा? 155। आंसर इज 155। अब 155 को फाइनली आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? 155 माइनस, सॉरी, 2.5। यस, 155 यहाँ पर आंसर आ चुका था। अब 155 में से ये वाला 2.5 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 152.5। तो ये आपका ऑपरेशनल डी मैथ्स के थ्रू हुआ। तो ये आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी मैथमेटिक्स का जब पेपर देने जाते हैं, कहीं एमसीक्यूज़ का पेपर होता है, तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आपको इस तरह के अगर आते हैं जिसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन ये सब हो रहा होता है, तो आप उसको इसी उसूल के तहत सॉल्व करते हैं। ओके जी, इसके बाद अगला ऑपरेटर, पहला ऑपरेटर हमने देख लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब दूसरा ऑपरेटर हम जो देखते हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अनदर ऑपरेटर हमारे पास यूज होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करना, उनके दरमियान मवाजना करना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बराबर है, कौन सी वैल्यू बराबर नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को जिस ऑपरेटर के तहत यूज़ किया जाता है वो ये वाले होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जिस ऑपरेटर के तहत यूज़ किया जाता है वो ये वाले होते हैं। आपने मोस्टली ये वाला सिंबल मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, उसके बाद इक्वल और उसके बाद नॉट इक्वल। ठीक है जी, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर और इक्वल, और इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड कर दूं, ये है लेस देन और इक्वल, ये यूज़ होगा इक्वल के लिए और नॉट इक्वल के लिए। ठीक है जी, अब इसको भी मैं थोड़ा डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर यूज़ होते हैं। तो कंपैरिजन में क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हम फार्मूला लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इज़ इक्वल A20 इज़ ग्रेटर देन B20। ठीक है, तो मैंने कहा कि इज़ इक्वल, इक्वल से मतलब ये है कि फार्मूला लगाने लगे हैं। A20 सेल का नाम, ग्रेटर ये आपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर लिया कि बड़ा है B20 से। तो आंसर देखते हैं क्या आता है। फॉल्स। उसने कहा गलत। क्यों गलत कहा?
क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ज़ीरो यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि खाली जगह हैं तो खाली जगहों पर ज़ीरो पड़ा होता है, तो ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसने कहा फॉल्स। ठीक है जी, तो हमने कहा यहाँ पर ग्रेटर देन। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, उसने कहा ट्रू। ट्रू क्यों कहा? क्योंकि 5 जो है वो ज़ीरो से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो की बजाय कर देता हूँ 10, उसने कहा फॉल्स। गलत हो गया, क्यों? 5 10 से बड़ा नहीं है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी करते हैं और एक्सेल आपको बताता है कि जो कंपैरिजन आपने किया है वो सही है या गलत है। इसी तरह आप कहते हैं इज इक्वल दिस लेस देन दिस, उसने कहा फॉल्स, क्योंकि 0 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो आपने अगर यहाँ पर लिखा 5 इज लेस देन 0, उसने कहा नहीं, ये भी गलत है। आपने कहा 5 इज लेस देन 15, उसने कहा यस ट्रू। 5 जो है वो छोटा है 15 से, तो उसने लेस देन की कमांड भी देख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं इज इक्वल। अब हम इनमें से भी यूज कर सकें, आप कह सकते हैं इज इक्वल दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। उसने कहा ट्रू, क्यों? 5 5 के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं 5 को बढ़ा देता हूं, मैं कहता हूं 8, उसने कहा ट्रू, क्यों? 8 जो है वो 5 से बड़ा भी तो है ना। लेकिन अगर मैं 8 को छोटा कर देता हूं, 4 लिख देता हूं, उसने कहा फॉल्स। तो ये गलत है, ये ग्रेटर देन और इक्वल। अब हम देखते हैं लेस देन और इक्वल टू। इज इक्वल दिस B20 इज लेस देन और इक्वल टू B21, उसने कहा ट्रू, क्योंकि 10 जो है वो 15 से छोटा है। अगर आप इनको बराबर भी कर देंगे तो फिर भी ट्रू रहेगा। मसलन ये देखें 15 15 के बराबर है, उसने कहा ट्रू, ठीक है। तो इसके अंदर वो दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। इसी तरह इक्वल में भी आप देख सकते हैं इज इक्वल दिस इक्वल्स टू दिस, उसने कहा ट्रू, 0 0 के बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 लिख देते हैं, उसने कहा फॉल्स, क्योंकि 5 0 के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल इज इक्वल दिस नॉट इक्वल टू दिस, कि A25 के अंदर जो डेटा पड़ा है वो B25 के अंदर जो डेटा पड़ा है उसके साथ बराबर नहीं है। उसने कहा फॉल्स, क्योंकि 0 0 बराबर ही होते हैं। तो जब आप इसको बराबर नहीं करेंगे तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। आपने कहा 1, उसने कहा ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये है जी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल्स, कि आप किस तरह से ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, इन तमाम को यूज़ करके आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अनदर ऑपरेटर यूज़ होता है जिसका नाम है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो आप एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो एंड साइन, ये वाला, ठीक है। इस ऑपरेटर की मदद से आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ इज इक्वल दिस एंड दिस, कि A29 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको जोड़ दो B29 के अंदर। तो जैसे ही आपने इक्वल किया, अभी आपको खाली नज़र आ रहा है क्योंकि ज़ीरो है। तो अब मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें लिखता हूँ 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। मैं यहाँ पर बी के अंदर लिखता हूँ 2, तो आंसर आ गया 1 2, ठीक है। तो उसने क्या कि मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ यूँ, तो 1 2, तो उसने 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी और यहाँ पर लिखता हूँ सी डी, तो देखें ए बी सी डी उनको आपस में जोड़ दिया। इसकी एग्जांपल हम यूं कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने पूछा एंटर योर
फर्स्ट नेम, फिर लिखा होगा एंटर योर सेकंड नेम, फिर लिखा होगा एंटर योर फैमिली नेम। इस तरह से आपको याद होगा किसी जगह पर यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर ऐसे फॉर्म बना होता है, तो उसके अंदर ये लिखा होगा। और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, नेम इज, ये लें। अब इसकी मैं एग्जांपल कराने लगा हूँ कि किस तरह से आप कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास, इनको मैं मर्ज कर रहा हूँ ताकि सेल्स की साइज एक्सटेंड हो जाए। यूँ यहाँ पर हमारी कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ होगा और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। तो इसका मैं थोड़ा कलर हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो देखें, जब स्टूडेंट यहाँ पर अपना पहला नाम लिखेगा, दूसरा लिखेगा, तीसरा लिखेगा, तो यहाँ पर वो नाम आपको फुल फॉर्म के अंदर शो होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल दिस एंड दिस एंड दिस। तो आपने इन तीनों को जोड़ दिया, एंटर दबाएं। फर्ज करें आपने नाम एंटर किया मोहम्मद, तो नीचे आ गया मोहम्मद। अबू, अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपने क्या किया, तीनों नामों को आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ पे फुल नेम बन गया। लेकिन अभी एक मसला है कि इनके दरमियान स्पेस आनी चाहिए थी। ठीक है, तो स्पेस लाने के लिए हम फार्मूले के अंदर चेंजेस करते हैं ताकि यूज़र जब अपने नाम लिखे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाए। तो आप क्या करते हैं, फार्मूले को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए आपके पास F2 बटन से, आप जो फंक्शन कीज़ ऊपर टॉप पे होती हैं, आप F2 के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है, फार्मूला बार पर जाके आप सिंपल क्लिक कर दें तो आपका ये एडिट हो जाएगा। अब देखें, अब आपको पता है कि C31 और C32 दोनों के दरमियान हमने स्पेस ऐड करनी है। तो स्पेस ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप एंड साइन के साथ स्पेस डालें, एंड साइन के साथ स्पेस डालें। स्पेस डालने का तरीका होता है, दो इन्वर्टेड कॉमास डाल दें आपस में। डबल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है स्पेस, और फिर आप एंड साइन यूज करें। ये वाला एंड क्या कर रहा है, स्पेस को जोड़ रहा है, और ये वाला एंड अगले सेल के साथ जोड़ रहा है। तो यहाँ पर डबल एंड साइन लगाने का मकसद ये है कि C31 को पहले जोड़ा हमने स्पेस के साथ, ये स्पेस है, स्पेस को फिर जोड़ा अगले सेल के साथ, इसके साथ। तो इसको मैं एंटर करके दिखाता हूँ, ये देखें चेंजेस क्या आई है। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान स्पेस दे के एंटर करें, ये देखें। तो मोहम्मद और अबू के दरमियान स्पेस आ गई, अभी बकर के दरमियान स्पेस नहीं आई क्योंकि वो हमने अभी इंसर्ट की नहीं। अब वापस जाएं, अगेन यहाँ पर C32 और 33 के दरमियान उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड साइन, और अब एंटर कर दें। तो अब आपका नाम बन गया मोहम्मद अबू बकर। अब आप जो भी नाम एंटर करेंगे, लाइक हसन, अहमद, शब्बीर, यूं, तो अब आपके नाम के दरमियान ऑटोमेटिकली स्पेस भी ऐड हो जाया करेगी। तो ये है हमारे पास एग्जांपल कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर की। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर काफ़ी हेल्पफुल करता है हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर बहुत अहम है। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आप किसी सिलेक्शन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइक कॉलन, ये वाला, ये कॉलन आप यूज़ करते हैं, या आप कॉमा यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर इसका मैं साइज़ बड़ा कर दूं ताकि आपको साइज़ नज़र आए, ये होता है कॉलन और ये होता है कॉमा। देखें, जब आप किसी भी सेल्स को फार्मूला लगाते वक्त सिलेक्ट करना चाहते हैं
मसलन आप कहते हैं इज इक्वल यहां से लेके जी यहां तक, तो फिर आप कॉलन यूज करते हैं। ये वाला कॉलन का मतलब ये होता है कि जी B39 से लेके D39 तक, तो ये एक रेंज सिलेक्ट करता है, इसको बोलते हैं रेंज सिलेक्ट करना, रेंज सिलेक्शन। और कॉमा यूज होता है जब आप सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं। मसलन पहले रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें आपने बताया कि C39 ये वाला सेल से लेके F39 इस सेल तक, तो ये तो होगी रेंज। अब अगर आप कहते हैं कि जी इज इक्वल C40 और उसके बाद आप कहते हैं जी E40, बस इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। तो ये चूंकि सिलेक्शन आ गई तो इसके लिए दरमियान में कॉमा यूज होगा, तो इसके लिए वैल्यूज होना ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर स्पेसिफिक सिलेक्शन। ठीक है जी, तो ये रेफरेंस ऑपरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब रेफरेंस ऑपरेटर असल में है क्या, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास दो मेजर रेफरेंस ऑपरेटर्स हैं। नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑपरेटर और दूसरा है रिलेटिव रेफरेंस ऑपरेटर। एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑपरेटर को हम लिखते हैं फिक्स्ड और इसको लिखते हैं चेंजेबल। ठीक है जी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, जो भी चीज़ आपकी फिक्स चल रही होती है, और जो रिलेटिव का मतलब होता है वो होती है चेंजेबल, जो कि वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, तो उसको हम रिलेटिव बोलते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर आपने रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये होती है एक चीज़ की स्पीड या एक चीज़ की वेलोसिटी दूसरी चीज़ के मुकाबले में जब चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये रिलेटिव है टू दैट स्पीड। तो यहाँ पर भी हम वही एग्जांपल देखेंगे। फर्ज करें आपने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया इज इक्वल A47 प्लस B47, तो ये हमने एक फार्मूला लगाया। तो ये देखें, ये अभी हमने सिर्फ यहाँ पे लगाया है। मैं कहता हूँ कि जी A47 के अंदर 45 डाटा पड़ा हुआ है, B47 के अंदर फर्ज करें 15 पड़ा हुआ है, तो आंसर आ गया 60। अब आप चाहते हैं कि ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया है ये वाला, यही फार्मूला नीचे ड्रैग हो जाए, हर सेल के अंदर पूरे कॉलम के अंदर ड्रैग हो जाए, तो आप सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ यूं, तो ये आपका नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया। कैसे अप्लाई हुआ ये देखें, ये अप्लाई था A47 B47 को ऐड कर दो, नीचे क्या हो गया A48 को ऐड कर दो B48 के अंदर, फिर A49 को ऐड कर दो B49 के अंदर, तो इस तरह ये नीचे चलता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव, कि जैसे जैसे ये डाटा नीचे आ रहा है वैसे वैसे ये डाटा नीचे आएगा। अब देखें यहाँ पे आप जो चीज़ लिखेंगे, आप लिखते हैं 5 तो आंसर आ गया 5, आपने लिखा 10 तो आंसर आ गया 15, तो इस दोनों को उसने ऐड कर दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करते हैं 3, यहाँ पे एंटर करते हैं 9, तो आंसर आ गया 12। तो ये फार्मूला आपने एक दफ़ा अप्लाई किया, सिंपल आपने उसको ड्रैग किया। जब आप ड्रैग करते हैं तो वो फार्मूला नीचे भी रिलेटिवली अप्लाई हो जाता है। तो जिस तरह ये वाला सेल नीचे आ रहा है उसी तरह ये फार्मूला भी आपका पीछे पीछे नीचे की तरफ अप्लाई हो जाता है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका होता है रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करने का। इसी तरह एक तरीका होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। फ़र्ज़ करें यहाँ पर तो हमने टोटल नंबर फाइंड कर लिए, मतलब ये थे फ़र्ज़ करें फिज़िक्स के नंबर, ये हैं केमिस्ट्री के नंबर, और ये हमने टोटल फाइंड कर लिया, और यहाँ पे हम कहते हैं जी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। इसको मैं सेंटर में ले जाता हूँ यूं। अब फर्ज करें आप यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करने लगे हैं, आप कहते हैं इज इक्वल हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय, फर्ज करें टोटल नंबर आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं E47 के अंदर, तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये परसेंटेज फाइंड होगी, लेकिन अभी हमें टोटल नंबर यहाँ पे बताने होंगे।
फ़र्ज़ करें टोटल नंबर हैं जी 100, तो ये कितना आया 0.6। तो अभी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इन सेल्स के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट के ऊपर और परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। अब चाहे अगर आप ये डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं तो आप इनको रिमूव कर दें। तो ये तो आ गया आपका परसेंटेज पहले सेल का, ये पहले स्टूडेंट का आपके पास परसेंटेज आ गया 60%। अब अगर आप इसको नीचे ड्रैग करते हैं यूं, तो नीचे एरर आ गया। अब आप कहेंगे कि एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर नहीं लिखे हुए। यस, यू आर राइट। यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर सारे ही जगहों पे लिख दें 100 100 100 100 सब पे लिख देंगे ना, तो ये सारे हल हो जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार टोटल नंबर नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि 100 नंबर तो सबके 100 ही है ना। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर भी 100 लिखूँ, यहाँ पर भी 100 लिखूँ, यहाँ पर भी 100 लिखूँ, मैं चाहता हूँ कि हर दफ़ा ये इसी 100 को एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फार्मूले में जाके, अब देखें हो क्या रहा है। जब मैंने इसको ड्रैग किया था फार्मूले को, उसने क्या किया, C47 को डिवाइड किया E47 से। तो E47 में तो 100 वैल्यू पड़ी हुई थी ना। जैसे ही आपने नीचे किया, उसने कहा क्या किया कि C48 को डिवाइड किया E48 पे, लेकिन E48 पे कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि C48 को वो डिवाइड करे E47 से। इसी तरह जब नीचे जाए C49, ये जो 12 नंबर हैं इनको डिवाइड करे इसी 100 पे। तो यकीनन इसके लिए हमें इस 100 को फिक्स करना होगा, क्योंकि ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम नंबर होंगे। तो अब आप क्या करें, पहले फार्मूले पे वापस जाएं। E47 इसको हमने लॉक करना है या इसको हमने फिक्स करना है, ये वाला। तो यहाँ पे आप F4 बटन क्लिक कर दें। जब आप F4 बटन क्लिक करते हैं तो जो आपका कॉलम का नाम होता है E, उसके दोनों गिर्द डॉलर साइन आ गया। डॉलर साइन ये जाहिर करता है कि उसने इसको फ्रीज कर दिया है, उसने इसको फिक्स कर दिया है। अब आप इसको ड्रैग करें, ये लें, तो आपका परसेंटेज सॉल्व हो गई। अब देखें उसने किया क्या है, उसने 60 को डिवाइड किया 100 पे। जब आप नीचे गए, 15 को डिवाइड किया 100 से, 12 को डिवाइड किया 100 से। मतलब ये वाली वैल्यू रिलेटिवली नीचे आ रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू फिक्स हो चुकी है, वो वहीं पे स्टिक हो गई है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस और इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो इस तरह से आप रेफरेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास आज का सेशन। तो आज हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज को देखा, उनके ऑपरेशनल ऑर्डर्स को देखा और उसके बाद यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको आप लोगों ने रिवाइज़ करना है। और अगले सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा। इन्हीं फार्मूलाज को हम इस्तेमाल करके कुछ डाटा शीट्स तैयार करेंगे, रिज़ल्ट कार्ड्स तैयार करेंगे, या कोई फ़ीस कार्ड या कोई कोई भी डाटा शीट जिसके अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस इस्तेमाल होंगी, वो हम इस्तेमाल करके इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। और बाकी उसके बाद फिर हम फार्मूला टैब के अंदर फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। फंक्शंस बहुत ही लेटेस्ट जो यूज़ हो रहे हैं इस वक्त, हम उनको भी देखेंगे। तो जिनको ये वाला आज का सेशन समझ आएगा वही आगे फंक्शंस को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए ये सेशंस जो अभी हम करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से। तो इसलिए इनको बड़े ध्यान के साथ समझने की कोशिश करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द सेशन। और अभी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन करता हूँ, ताकि जिस चीज़ का जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस कर सकें।